ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा वैदिक उत्तर काल या वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक उत्तर साहित्य की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ वेदांग। तो हम लोग देखेंगे पहले नंबर पर अब वेदांग के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब ये जो वेदांग है वो होते क्या हैं हम लोग देखें इनको, इन्हें वेदों का अंग कहते हैं। वेदों का अंग कहते हैं किसको? वेदांत को कहते हैं। वेदांग को वेदों का अंत कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो ऋषि थे, बहुत बड़े गुरु महामुनि रहे हैं, उनके द्वारा वेदों को समझाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को समझाने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो हमारा वेदांग है ये टोटल कितने होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। नंबर फर्स्ट शिक्षा, सेकंड कल्प, थर्ड व्याकरण, नंबर फोर्थ निरुक्त, नंबर 5 छंद, और नंबर 6 पर आएगा ज्योतिषी। ठीक है। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इसका संबंध ब्राह्मण वगैरह इत्यादि से, ब्रह्मांड से संबंधित है। छंद का छंद से संबंधित है। निरुक्त है, व्याकरण, कल्प, शिक्षा। तो ये जो हमारे सारे के सारे जो 6 के 6 हमें ये भाग दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? वेदांग के हैं। और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी ऋषि मुनियों के द्वारा। बस हमने इतना ध्यान रखना अपने एग्जाम से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, मतलब उपवेद क्या होते हैं? उपवेद, ठीक है। अब ये उपवेद को हम लोग जानेंगे। जो हमारे वेद होते हैं उनके अपने खुद के उपवेद होते हैं। मतलब कहने का ये है कि कुछ उपवेद बनाए गए थे बाद में, वेदों के बाद में रचना हुई है। तो उन उपवेद का संबंध कौन से वेद से रहा है, ये करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो एक साइड में तो हम लोग उपवेद देखें, ठीक है जी, और दूसरी साइड में उसका वेद देखें कि कौन सा वेद है या कौन से वेद से संबंधित है। सबसे पहले आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से संबंध है आयुर्वेद का। नंबर सेकंड धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो वो है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से संबंध किसका है? यजुर्वेद से संबंध धनुर्वेद का है। और नंबर नेक्स्ट है थर्ड गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद का संबंध किससे है? तो गंधर्ववेद का सामवेद से संबंध है। सामवेद से संबंध है। तो सामवेद कौन से वेद का संबंध, कौन से वेद का संबंध या कौन से उपवेद का संबंध सामवेद से है? तो आपका आंसर लग जाएगा गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है। नंबर नेक्स्ट है शिल्प वेद। नंबर 4 पर है शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद का संबंध किससे है? तो वो आपका आंसर लगेगा अथर्ववेद से। अथर्ववेद से, ठीक है। तो ये है हमारे 4 उपवेद। और उन उपवेद का संबंध किस वेद से है? तो ये हमने ध्यान रखना है कि उपवेद इधर है। यजुर्वेद, आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का यजुर्वेद से, गंधर्ववेद का सामवेद से, शिल्प वेद का अथर्ववेद से संबंध है, ठीक है। यहाँ तक हमने करा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होती हैं, ठीक है जी। और एक प्रकार का कानून होता है, सिस्टमेटिक तरीके से समाज को, कार्यों को विभाजित किया गया था स्मृति ग्रंथ के अंदर। तो स्मृति ग्रंथ, ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा आंसर लगेगा मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, जिसकी रचना ऋषि मनु के द्वारा की गई थी। ऋषि मनु के द्वारा की गई थी। किसकी रचना? तो वो आपका आंसर लगेगा मनुस्मृति की रचना। यह एक भारत का प्राचीन कानून है। प्राचीन कानून कहा जाता है, इसे विधि कहा जाता है।
भारत की प्राचीन विधि कहा जाता है, प्राचीन कानून कहा जाता है मनुस्मृति को। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करें महाभारत के बारे में, तो महाभारत क्या है और रामायण क्या है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाभारत से संबंधित। तो महाभारत, ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महाभारत का जो रचनाकार था वो कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना हुई है। महाभारत का रचना काल कौन कितना रहा है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक ये कार्य एक इसका रचना काल माना जाता है कि महाभारत इस टाइम पे लिखी गई होगी। ठीक है। महाभारत में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी रही है? तो वो थी 12,000। फिर कालांतर में कितनी हुई है? कालांतर में हुई है 24,000। और तभी इसका नाम क्या रखा गया था? जय संहिता। जय संहिता इसका नाम पड़ा, जिसे विजय संबंधी ग्रंथ भी कहा गया। जय संहिता को विजय संबंधी ग्रंथ कहा जाता है। तो कालांतर में श्लोकों की संख्या 24,000 हुई, तभी इसका नाम जय संहिता आया। इसलिए महाभारत को दूसरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जय संहिता इसका दूसरा आंसर लगेगा। दूसरा नाम क्या था महाभारत का? जय संहिता। ओके, उसके बाद इसके बाद में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। 1 लाख हो गई। आप कहोगे जी श्लोक कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब इसका जब पहले वर्णन किया गया होगा, महाभारत लिखी गई होगी, तो उस टाइम इनमें श्लोकों की संख्या 12,000 हुई। फिर और एविडेंस मिले और जानकारी मिली, तो लोगों किसी और के द्वारा थोड़ा और इसके अंदर एडिशन किया गया, तो श्लोकों की संख्या 24,000 हुई। तब जाकर पता लगा ये एक विजय संबंधी ग्रंथ रहा है। उसके बाद में सबसे अंत में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। जब बहुत सारे एविडेंस मिले और सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई, तो यहाँ पर श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख। अब जैसे 1 लाख श्लोकों की संख्या हुई, इसी महाभारत का जो नाम था वो शास्त्री संहिता रखा गया। शास्त्री संहिता का ही अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है महाभारत। महाभारत इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है भाई? ये होता है शास्त्री संहिता का। ये जो महाभारत है, इसके अंदर अध्याय की संख्या पूछ ली जाती है। अध्याय की संख्या पूछ ली जाती है तो आंसर लगेगा 18 अध्याय या वर्ग चैप्टर 18 रहे हैं। और ये जो युद्ध था, इसके अंदर जो युद्ध का वर्णन किया गया है, वो युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिनों तक वो युद्ध चला था, मात्र 18 दिनों। और यही पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था? तो वो था महाभारत। यहाँ तक लोग समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखेंगे, महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। रचनाकार वेद व्यास थे। रचनाकाल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। महाभारत के प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 12,000 थी। उसके बाद कालांतर में श्लोकों की संख्या हुई 24,000। इसका नाम उस टाइम पे पड़ गया जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ। उसके बाद में श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई, तब जाकर इसका नाम जो आया वो शास्त्री संहिता, जिसका अर्थ होता है महाभारत। महाभारत का अध्याय मतलब चैप्टर, कितने चैप्टर में डिवाइड है? तो 18 चैप्टर्स में डिवाइड है। और इसका युद्ध जो चला था वो 18 दिनों तक चला था, महाभारत का युद्ध। ओके, ये था महाभारत का वर्णन जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वैदिक साहित्य में से जो चीज़ें निकलकर हमारे लिए बनती है। अब बात आती है किसकी? रामायण की। रामायण के बारे में हम लोग देखेंगे। रामायण से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो उनके बारे में हम लोग देखें, डिस्कस करें। तो रामायण एक हेडिंग डालें हम लोग जरा, रामायण। रामायण की अगर मैं बात करूं, इसके रचनाकार कौन थे? तो महर्षि
महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि जी इसके कौन थे? रचनाकार माने जाते हैं। इसमें प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 8000 श्लोक थे, 8000 श्लोक थे। फिर कालांतर का मतलब होता है कुछ समय बाद, कालांतर का मतलब होता है कुछ समय बाद। कालांतर में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24,000 हो गई थी। ठीक है जी। रामायण जो है ये 7 कांडों में विभक्त है, 7 कांडों में विभक्त है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पूरी घटना हुई है रामायण की, उस रामायण को कितने कांडों में रखा गया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 7 कांड में किया गया है। नंबर फर्स्ट है हमारा कौन सा? सबसे पहला कांड कौन सा रहेगा? तो वो आपका आंसर लगेगा बाल कांड। नंबर सेकंड है अयोध्या कांड। ठीक है। नंबर थर्ड पर हम लोग लिखेंगे, या थर्ड पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आरण्यक कांड, जंगल में जब वो चले गए थे उस टाइम पर ये आरण्यक कांड का उल्लेख है। नंबर 4 पर है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, अब ये जो किष्किंधा कांड है ये इसके शादी विवाह से संबंधित है। नंबर 4 पर हम लोग देखेंगे तो वो रहेगा हमारा सुंदर कांड। नंबर 5 पर क्या है? युद्ध कांड है। नंबर 6 पर क्या है? सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड। देखो पहले था बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड। नंबर 4 पर था किष्किंधा कांड। नंबर 5 पर था सुंदर कांड। नंबर 6 पर था हमारा युद्ध कांड। और नंबर 7 पर हमारा रहा है वो है उत्तर कांड, जिसमें माता सीता जो होती है वो उनका वर्णन है, लव कुश जी का वर्णन है इत्यादि, इन सब का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 7 कांडों में विभक्त है हमारा पूरा रामायण। तो रामायण जो है जिसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी थे, श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 8000 थी, बाद में कालांतर में श्लोकों की संख्या 24,000 हुई। उसके बाद ये 7 कांडों में विभक्त है। नंबर फर्स्ट है हमारा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आरण्यक कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर हमारा आता है सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और उसके बाद आता है उत्तर कांड। तो ये है हमारी रामायण के बारे में डिस्कशन किया गया जो हमने। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य का ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, जिसके 2 भाग है, वैदिक साहित्य और नंबर सेकंड था वैदिक उत्तर काल या वैदिक साहित्य। इसके अंदर कुछ प्रश्न एग्जाम में अलग से भी आ जाते हैं कि वैदिक साहित्य के अंदर आभूषण को किस नाम से जाना जाता था इत्यादि, ऐसे करके प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हम लोग संबंधित रखेंगे उत्तर वैदिक काल से संबंधित, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारे व्रत होते थे कितने प्रकार के होते थे, विवाह कितने प्रकार के होते थे, आश्रम कितने प्रकार के होते थे, ऐसे करके कुछ साहित्य जो है हमारा उत्तर वैदिक काल का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे एंड थैंक यू सो मच।